से हम लोग 10th क्लास हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी की इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति लगाव की भावना को कहा जाता है। जब कोई इंसान बिना अपना फ़ायदा देखे अपने देश का भलाई सोचने लगे, अपने देश के बारे में सोचने लगे, तो इस तरह के इंसान को राष्ट्रवादी कहा जाता है और उसके अंदर पनपने वाली जो भावना है उस भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कौन से लोग थे जिनमें इस प्रकार की भावना सबसे पहले जागी थी, कब जागी थी, कहाँ के लोग थे ये और क्यों जागी थी। तो इन सब सवालों का जवाब अगर आप चाहते हो तो हमें जाना पड़ेगा आज से कुछ 100 वर्ष पहले, जब जमाना था राजा और महाराजाओं का, पूरे दुनिया पे उन्हीं का कब्जा था। जब कोई देश नाम का चीज़ नहीं हुआ करता था, एक क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र पर किसी एक इंसान का राज होता था और वो इंसान वहाँ का राजा कहलाता था। राजा क्या होता था? सर्वे सर्वा होता था। सर्वे सर्वा किसे कहते हैं? जो वो बोल दिया वही कानून है, वो किसी से कोई मशवरा नहीं लेगा, जो वो बोलता है हर किसी को मानना पड़ेगा, कोई उसे टोक नहीं सकता। इतना पावर जिसके पास होता था वो राजा कहलाता था। अब राजा बहुत से ऐसे थे जो अच्छे थे, यानी कि अपने प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे, तो प्रजा भी बदले में उन्हें पागलों की तरह प्यार करती थी। लेकिन उन्हीं सब राजाओं में से बहुत से ऐसे राजा थे जो कि निरंकुश थे, दुराचारी थे। उन्हें अपने प्रजा से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपनी सुख समृद्धि से मतलब था। अपनी सुख और समृद्धि के लिए वो प्रजा का बेहिसाब दोहन करते थे, प्रजा को तरह तरह से यातना देते थे। यातना देने का मतलब ये है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देना, बारिश हो या ना हो, फसल हो या ना हो, उसे टैक्स देना पड़ेगा, और भी तरह तरह से सताते थे प्रजा को। तो प्रजा उनसे त्रस्त आ गई थी और पूरे दुनिया में तकरीबन इसी तरह के राजा का राज्य था। प्रजा कर क्या सकती थी? जैसे आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे द्वारा चुना गया नेता अगर हमारे लिए काम नहीं करता है तो अगले इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं देते उसे, और फिर वो अगली बार चुन करके नहीं आता है, रिप्रेजेंट नहीं करता वो हमको। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। अगर राजा खराब है तो आप उसे हटा नहीं सकते, वो जब तक मर न जाए तब तक राजा रहेगा। मरने के बाद क्या संकट दूर हो गया? बिल्कुल नहीं, अब उसका बेटा राजा बनेगा। ऐसा था, मतलब आप चुन नहीं सकते अपना प्रतिनिधि, आप अपना राजा खुद नहीं चुन सकते। राजा के पास जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसका बेटा ही राजा बनेगा। अब चाहे वो बेटा कितना ही अयोग्य क्यों ना हो, कितना ही निरंकुश, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, वही राजा बनेगा और आप उसे झेलिए। इस तरह का शासन व्यवस्था था जमाने में। तो लोगों में एक असंतोष था, लोगों में गुस्सा था, लोग चाहते थे कि हम जो ये व्यवस्था है उसे बदल दें। ऐसा ही एक व्यवस्था था फ्रांस में। फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। वो बुर्बो राजवंश से आता था। राजवंश किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे मुगल आए, मुगलों ने क्या किया, अपना सल्तनत कायम किया और अपने राजवंश का एक नाम रखा, मुगल नाम रखा, है ना। बाबर आया था, उसने अपने राजवंश का नाम क्या रखा? मुगल रखा। उसी तरीके से फ्रांस में एक राजवंश था जिसका नाम था बुर्बो, और उसके बहुत से राजा ने फ्रांस पे राज किया था। राज करते करते लुई नाम का राजा था, वहाँ 16वां था वो, ठीक है। तो उसका राज चल रहा था, बड़ा निरंकुश था, बड़ा दुराचारी था, लोग परेशान थे, लोगों में बहुत गुस्सा था और लोग थोड़े से अक्लमंद भी हो गए थे। अब अक्लमंद क्यों हो गए थे ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अक्लमंद हो गए थे और लोग धीरे धीरे एकजुट होने लगे। और जब एकजुट होकर के अपने देश के बारे में सोचने लगे कोई इंसान, तो क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना जाग रही है उसके अंदर। तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। तो हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की भावना जागी थी वो कहाँ जागी थी? यूरोप में जागी थी। और यूरोप में भी कहाँ जागी थी? फ्रांस में जागी थी, ठीक है जी। तो फ्रांस का जो क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा। इसी क्रांति को राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जन्म जो है वो यहीं से हुआ है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रवाद इससे पहले था, नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया के सामने एक ज्वलंत उदाहरण बन करके पहली बार 1789 के ये जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, उस क्रांति के बाद आया था। इतना हम लोगों ने समझ लिया। 1789 में वहाँ क्रांति हुआ था, वहाँ से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है जी। अब देखिए कारण क्या था। कारण बताया कि जो राजा थे वो दुराचारी थे, तो पब्लिक में ये था, गुस्सा था। सबसे पहले कहाँ हुआ ये राष्ट्रवाद? तो फ्रांस में हुआ।
कब हुआ? 1789 का जो वहाँ पे क्रांति हुआ था, उस क्रांति में राष्ट्रवाद सामने निकल करके आया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या है भाई? 1789 की क्रांति को ही क्या कहा जाता है? फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कहा जाता है। उस जमाने में जैसा कि मैंने बताया, बुर्बो राजवंश का राज था और उसका राजा लुई 16वां वहाँ का शासक था। ये शासन कर रहा था, बड़ा दुराचारी था, पब्लिक से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, तानाशाही था इसका। तानाशाही किसे कहते हैं बच्चे? मतलब अपना बात मनवाना, पब्लिक का कुछ नहीं सुनना, जो ये बोलेगा वही सही है और आपको उसको मानना है, ऐसा वहाँ पे शासन चल रहा था। तो लोगों ने क्या किया? इसका अपोज किया, इसके विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लड़ाई हुआ। वो सारा कुछ लड़ाई हम लोग आगे देखेंगे और फिर इसका तानाशाही समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद पब्लिक के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वहाँ पे राज करने लगा। ठीक है बच्चों, तो क्या तानाशाही इतना आसानी से समाप्त हो गया था? नहीं, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उस लड़ाई के दौरान लोगों ने कई तरह के काम किए। सबसे पहले तो एकजुटता लाना था। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्रांति के समय किए गए कार्य। तो सबसे पहला कार्य लोगों ने क्या किया था? सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया था। सामूहिक भावना मतलब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाने का प्रयास किया। प्यार मोहब्बत बढ़ेगा कैसे? कोई एक ऐसा कॉमन चीज़ लेके आइए जिससे हमें भी मोहब्बत हो, सामने वाले को भी मोहब्बत हो, और दोनों उस चीज़ के लिए मिल के लड़ना स्टार्ट कर दें, तो सामूहिक भावना का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्रांस के लोगों ने क्या कहा कि फ्रांस की धरती जो है वो हमारी धरती है, हम यहाँ के बेटे हैं, ये हमारी पितृभूमि है। पितृभूमि मतलब हमारे बाप दादा का ज़मीन है, हम इसे छुड़ा के रहेंगे इस राजा से। अब जब बात आया ना, इस तरीके की जोशीली बातें जब हुई तो लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सब कह रहे थे अरे ये तो मेरा भी पितृभूमि है, हम भी लड़ेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से वहाँ पे नारा दिया गया कि ये हमारा पितृभूमि है, हम यहाँ के नागरिक हैं। इस तरीके का नारा दिया गया और एक नया झंडा बनाया गया। जैसे कि फ्रांस जो था वो कई कबीलों में बटा हुआ था, कबीला कस्बा जो कहना है वो कह लीजिए, और हर कबीले का, हर कस्बा का अलग अलग झंडा होता था। तो लोग अपने झंडे को छोड़ करके किसी और झंडे को इज्जत नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे। तो लोगों ने कहा कि सबसे पहले एक ऐसा झंडा बनाओ जिस झंडा के नीचे पूरा फ्रांस आए और सब मिल के उस झंडे का सम्मान करे और उसकी इज्जत के लिए लड़ाई लड़े। तो एक नया झंडा बनाया गया और उसके नीचे सारे फ्रांसीसी आ गए। लड़ाई हुई और लड़ाई में ये लोग क्या हो गए? जीत गए। ठीक है, जब पब्लिक ही सारा का सारा अपोज करने लगे तो फिर राजा को भागना पड़ता है। ये हमेशा से यही होते आया है। अब वहाँ पे राजतंत्र खत्म हो गया, पब्लिक का प्रतिनिधि चुना करके वहाँ पे शासन करने लगा। तो जैसे ही पब्लिक का प्रतिनिधि चुनाया तो उन्होंने कुछ काम किए जो कि पब्लिक की भलाई के लिए था। वो काम कौन कौन से हैं ये एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सबसे पहला काम हुआ कि एक नया संविधान बनाया गया। संविधान किसे कहते हैं? एक ऐसा कानून, एक ऐसा किताब, कानून का किताब जिसके जरिए पूरा देश चलता है। संविधान को देश का रीढ़ कहा जाता है। तो एक नया संविधान बनाया गया और इस संविधान के जरिए वहाँ के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुआ। सभी को समान अधिकार मिला, किसी को ऊंचा नहीं रखा गया, किसी को नीचा नहीं रखा गया, सब बराबर हो गए वहाँ के। ठीक है, इसके अलावा सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब ये सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं? तो सामंती व्यवस्था यानी कि जो जमींदारी व्यवस्था हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना, वो व्यवस्था। ऐसे इंसान होते थे जैसे कि पूरे टोटल कोई एक जिला में 2 या 3 ऐसे लोग होते थे। जिला तो नहीं होता था, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 2 या 3 ऐसे लोग होते थे जो कि पूरा जिला के ज़मीन के मालिक होते थे। तो उन्हें सामंत कहते थे लोग। ठीक है, अब ये क्या करवाते थे? ये किसानों से, छोटे छोटे किसानों को अपनी ज़मीन दे देते थे और बोलते थे कि तुम खेती करवाओ। वो किसान क्या करते थे? मज़दूरों से खेती करवाते थे। वो मज़दूर बेचारे दिन भर काम करते थे, किसान काम करवाते थे। किसान का भी खेत नहीं है और सारा का सारा जो फसल होता था उस पर कब्जा किसका होता था? इन सामंतों का होता था। ये सामंत शहर में हवेलियों में रहते थे, किसान लोग काम करवाते थे, मज़दूर लोग तो खैर गाँव में रहते थे। तो मतलब मज़दूरों को कुछ नहीं मिलता था। एक हिसाब से वो बंधुआ मज़दूर थे, भूदासत्व कह सकते हैं उसे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मतलब ये वाला भूमि पे आपको काम करना है, एक जगह दे दिया गया आपको, ता जिंदगी जब तक आप बचोगे तब तक उस पर काम करना है और इतना उपजा के देना है। अगर आप इतना नहीं उपजाओगे तो आपको दंड मिलेगा। इस तरीके का वहाँ व्यवस्था था। तो ये व्यवस्था समाप्त कर दिया गया और जो भूमि है वो गरीबों में भी बांटा गया। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जाना। इसके बाद वहाँ पे क्या हुआ? स्टेटस जनरल नाम का एक चीज़ हुआ करता था। जैसे यहाँ पे ये है ना
क्या बोलते हैं उसके, संसद भवन है, जहाँ पे हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है वहाँ जाके हमारे बारे में फैसले लेता है, कि देश के बारे में फैसले लेता है कि क्या करना चाहिए, कैसा कानून बनाना चाहिए। तो वहाँ पे राजा ने एक स्टेटस जनरल बना रखा था, जहाँ पे अपने मंत्रियों से बैठक करता था। मंत्री कौन होते थे? राजा के चाटुकार होते थे, जो राजा की बड़ाई करते थे बात बात पे, आप ही सही हैं, आप ही सही हैं, जो आप बोले वही सही है। ऐसे लोग वहाँ पे उनके मंत्री बने हुए थे। तो वो क्या करते? जनता के बारे में फैसला, क्या जनता का अच्छाई देखते, कुछ अच्छाई नहीं होता था। तो जब वहाँ पे राजतंत्र खत्म हुआ तो स्टेटस जनरल को समाप्त कर दिया गया और एक नया तरह का असेंबली बनाया गया, जिसे कहा गया नेशनल असेंबली। और इस असेंबली में वैसे लोगों को भेजा गया जो जनता के बारे में सोचे, जो जनता का प्रतिनिधि था। वे लोग यहाँ गए और जनता के बारे में फैसला लेने लगे। वही लोग जो थे जो इस तरीके का यहाँ पे काम किए। इसके बाद उन्होंने और भी काम किया। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क लगता था एक, जिसे समाप्त कर दिया। ये क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए कि एक देश ले लेते हैं अपना इंडिया, बिहार है और उत्तर प्रदेश है, दोनों पड़ोसी है। बिहार में मान लो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, मान लो आलू बहुत ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। मानने के लिए ऐसा है, तो बिहार में आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन खरीदने वाला कम है क्योंकि सभी लोग आलू उपजा रहा है। उत्तर प्रदेश में कम होता है, तो हम लोग वहाँ जा कर के 12 रुपये किलो आलू बेच सकते हैं। तो यहाँ के व्यापारियों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या है, हमें बिहार से उत्तर प्रदेश जाने में 3 रुपया का टैक्स देना पड़ता है। तो वहाँ जा कर के आलू 13 रुपया का पड़ गया हमारा और 12 का बेचेंगे तो फिर तो नुकसान है ना। तो फिर बिहार में ही क्यों ना बेचें? तो मतलब ये कि जो बीच में टैक्स लगता है उससे चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। तो उसी को बोलते हैं आंतरिक आयात और निर्यात कर। तो वहाँ पे ऐसे ही लगता था, जिससे व्यापारियों को बड़ा दिक्कत होता था। तो ये वाला कर समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा नाप तौल की एक नई पद्धति बनाई गई। नई पद्धति का क्या मतलब है कि एक तरह का बाट बनाया गया, बटखारा बनाया गया कि सभी एक ही तरह के बटखारा से तौलेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं 1 केजी का बटखारा हो, कहीं 900 ग्राम का बटखारा हो, नहीं, सब पूरे फ्रांस में एक ही तरह का बटखारा चलेगा। तो नया पद्धति बनाया गया। इसके अलावा एक समान कर लगाया गया। टैक्स सबको एक तरह देना है, किसी को ना कम देना है ना ही किसी को ज़्यादा देना है। और क्षेत्रीय भाषा को समाप्त कर दिया गया। जैसे मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोला जाता था। आज इंडिया में ही ले लो, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, वहाँ अगर उड़ीसा में चला जाए तो उड़िया बोलते हैं, है ना। बिहार के बहुत सारे हिस्से में भोजपुरी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्से में भोजपुरी बोली जाती है। तो सभी भाषा को लेते हुए भी एक ऐसा भाषा है जो कि राष्ट्रीय भाषा है, और वो क्या है? हिंदी। उसी तरीके से वहाँ क्षेत्रीय भाषा को दबा करके वहाँ पे फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि आप बातचीत इसी भाषा में करें। इससे मतलब अपनापन का एहसास होता है। तो लोगों ने इस बात को पकड़ा और वो लोग फ्रेंच में बात करने लगे और फ्रेंच वहाँ का क्या हो गया? राष्ट्रीय भाषा हो गया। और एक राष्ट्रगान वहाँ के लोगों ने बनाया। राष्ट्रगान क्या था? मर्सिले नाम का एक गीत था। ये कैसा गीत था? तो ये सैनिक लोग जब लड़ने जाते थे तो अपना हौसला और जोश बढ़ाने के लिए गाते थे। काफ़ी जोशीला गीत है ये। यही गीत धीरे धीरे वहाँ का राष्ट्रगान बन गया। ठीक है। इसके अलावा 1793 में यानी क्रांति के ठीक 4 साल बाद लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से गिलोटिन पे चढ़ा करके फांसी दे दिया गया और कुछ समय के बाद इसकी पत्नी को भी फांसी पे लटका दिया गया। और इस तरीके से इस पूरे चैप्टर को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। इतना जान लिया। जब ये सब कुछ हो रहा था, फ्रांस में सारा कुछ अच्छा अच्छा घट रहा था, तभी एक इंसान का धीरे धीरे पूरे फ्रांस पे प्रभाव पड़ रहा था। पहले वो इंसान एक सैनिक था, लेकिन धीरे धीरे वो अपना प्रभाव बढ़ाते फ्रांस का सर्वे सर्वा बनने लगा। सर्वे सर्वा का मतलब कि मालिक बनने लगा। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट का। ये कौन था, कहाँ से आया, ये सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर इसके बारे में पढ़ने लगे ना तो पूरी एक मोटी किताब है। पूरा किताब मतलब पढ़ लोगे फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूरा नहीं जान पाओगे। इतना बड़ा हस्ती था ये। छोटा सा आप लोगों को दिया गया है, एक छोटा सा टास्क दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो कैसे आया, कब आया और उसने राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए क्या क्या काम किया। तो आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रसार में अपना क्या योगदान दिया। तो नेपोलियन जो था वो 1799 ईस्वी में, हाँ 1799 ईस्वी में वो सामने आया और यहाँ पे एक ये चलता था, डायरेक्टरी चलता था, उसको समाप्त करके फ्रांस के सत्ता पर काबिज हो गया। ये डायरेक्टरी क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो डायरेक्टरी को समाप्त करके 1799 में क्या हो गया, वो फ्रांस के सत्ता पे काबिज हो गया और इससे ठीक 5 साल बाद
यानी कि 1804 ईस्वी में वो फ्रांस का सम्राट बन गया। जो फ्रांस राजशाही से ग्रस्त आकर के इतना बड़ा क्रांति किया, राजा को मार पीट करके भगा दिया, वो फ्रांस एक बार फिर से नेपोलियन के अधीन हो गया और वो नेपोलियन वहाँ का क्या बन गया, राजा बन गया। लेकिन ये जो नेपोलियन था वो लुई 16वां के जैसा नहीं था, थोड़ा अच्छा था। थोड़ा अच्छे का मतलब ये है कि उसने बहुत से ऐसे कानून बनाए जो कि पब्लिक की भलाई के लिए था, पब्लिकों को बहुत फ़ायदा हुआ उससे। उसको देख करके फ्रांस के आसपास में जो दूसरे देश थे वो भी प्रभावित होने लगे, वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना भड़कने लगी थी। आखिर वो कौन से ऐसे काम थे जो नेपोलियन ने किया था? तो वो एक कानून बनाया था, उसको बोला जाता है नेपोलियन संहिता, और 1804 ईस्वी में ही वो लागू कर दिया था। क्या था उसमें, हम लोग वही देखते हैं। तो वही कानून के जरिए उसने राष्ट्रवाद का प्रसार किया था। तो अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए क्या काम किए, तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। कैसे लिखोगे कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए निम्नलिखित कार्य किए। सबसे पहला काम क्या है कि वो विशेषाधिकार समाप्त कर दिया और आर्थिक असमानता को दूर कर दिया। विशेषाधिकार किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जैसे कि कोई ऐसा जगह जहाँ पे आम इंसान नहीं जा सकता है लेकिन वीआईपी लोग जा सकते हैं, इसको कहा जाता है विशेषाधिकार। तो इस तरीके का विशेषाधिकार वहाँ भी था, उसको नेपोलियन समाप्त कर दिया अपने ये नेपोलियन संहिता के जरिए। कहा कि सब बराबर है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। और आर्थिक असमानता मतलब कि जो गरीब था उसको भी कुछ संपत्ति दिया गया, तो वो गरीब नहीं रहा, तो आर्थिक असमानता जो था उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ, पब्लिक बड़ी खुश हुई कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है जी। दूसरा क्या है, उसने अपने नेपोलियन संहिता के जरिए एक कानून बनाया और उसमें कहा गया कि सब समान है। कानून के नज़र में, कानून के समझ सबको बराबरी का अधिकार दिया। मतलब ये कि अगर कोई बड़ा इंसान कोई क्राइम करता है और कोई छोटा इंसान, गरीब इंसान वही क्राइम करता है, तो दोनों को समान सज़ा मिलेगा। ऐसा ना हो कि छोटे इंसान को, गरीब इंसान को बड़ा कड़ा सज़ा दिया जाए और जो बड़ा इंसान है उसको माफ़ कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। दोनों को बराबर माना गया और दोनों को बराबर ही सज़ा दिया जाने लगा। तो कानून के समझ सबको बराबर कर दिया गया। इसके अलावा उसने और क्या काम किए? यातायात का साधन अच्छा किया और संचार व्यवस्था में सुधार किया। यातायात मतलब कि सड़कें बनवाई, संचार व्यवस्था मतलब कि चिट्ठी वगैरह को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाए जाने का व्यवस्था चालू किया। ठीक है, तो इतना काम किया। इसके अलावा एक समान शुल्क लगाया। ना तो ऐसा कि भाई उत्तर प्रदेश में शुल्क ज़्यादा है किसी चीज़ पे, चीनी पे वहाँ पे 10% टैक्स लग रहा है और बिहार में 8% लग रहा है, दिल्ली में 12% लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। चीनी पे हर जगह समान शुल्क लगेगा। तो एक समान शुल्क लगाया, समान नाप तोल का प्रणाली लगाया और एक ही मुद्रा लगाया। हर जगह एक ही मुद्रा का प्रचलन कर दिया। इससे क्या हो गया, देश संगठित हो गया। जैसे देखो, अगर हम मान लो हिंदी बोलते हैं, आप ऐसा करो, आप विदेश चले जाओ, इंडिया से बाहर चले जाओ, वहाँ जाओगे तो 2 ऐसे लोग आपको मिले जो कि तमिल बोलते हो और 3 ऐसे लोग आपको मिले जो कि हिंदी बोलते हो, आप ऑटोमेटिक हिंदी बोलने वाले से दोस्ती कर लोगे। क्यों भाई? क्योंकि हमारा भाषा मिलता है। तो भाषा मिला, इसका मतलब दिल मिलता है उससे। ठीक है, भले ही तमिल वाला हमारा देशी है, हमारा मतलब देश भाई है, हमारे देश के लोग हैं, लेकिन भाषा नहीं मिलता है ना, तो उतना मज़ा नहीं आता उससे बात करने में। जो हिंदी बोलता है उससे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो नेपोलियन ने यही किया कि एक समान मुद्रा चलाया, जिससे सबको क्या लगे कि हम पूरे फ्रांस में सब भाई भाई हैं, ऐसा हो। समान भाषा चलाया जिससे सारे फ्रांसीसी एक भाषा में बन जाए। तो मतलब फ्रांसीसी लोगों को एक साथ लाने के लिए उसने तरह तरह के काम किए, और एक साथ आना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। इसके अलावा उसने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे कि जो वहाँ के विद्वान थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवादी थे, उन लोगों को सम्मानित करना चालू किया कि भाई तुम लोगों ने देश के लिए बहुत काम किया है, आपको ये सम्मान दिया जाता है। तो बाकी लोग उनको देख करके, उस सम्मान को देख करके उसके दिल में भी जागा कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। तो इस तरह से राष्ट्रवाद का भावना धीरे धीरे भड़कता चला गया और पूरे फ्रांस पे इस नेपोलियन का कब्जा हो गया। नेपोलियन ने फ्रांस पे कब्जा करने के बाद ये सोचा कि फ्रांस के लोगों को भगवान ये पावर दे करके भेजा है कि और जगह में भी सुधार लाए, यानी कि पूरे यूरोप में सुधार लाए।
ऐसा इसका नेपोलियन का कहना था। और उसने इस काम को पूरा करने के लिए, यानी कि यूरोप के अन्य भागों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों पे आक्रमण कर दिया जहाँ पे राजशाही था, राजा का शासन था। सबसे पहले वो ऑस्ट्रिया से लड़ा, इटली के कुछ भूभाग पे कब्जा कर लिया, रूस को भी हराया, इंग्लैंड से भी लड़ गया। मतलब पूरे यूरोप में उसने हलचल मचा दिया और तकरीबन पूरे यूरोप पे वो कब्जा भी कर लिया था। मतलब ये एक ऐसा इंसान था जो कभी हारा नहीं। इसका जो डिक्शनरी था उसमें इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं था। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे ये नहीं होगा, ये बड़ा भारी काम है। ये कहता था कि अगर काम है तो होगा, कोई भारी नहीं है, बस करने वाला में जुनून होना चाहिए। ऐसा इंसान था नेपोलियन। तो मतलब इसने बहुत सारे काम किए। बहुत से देशों में राष्ट्रवाद कैसे पनपा इसके जरिए। और भी मैं एक बात बताता हूँ कि और किस तरीके से राष्ट्रवाद को बढ़ाया। जैसे कि मान लो इसका पड़ोसी था, फ्रांस का पड़ोसी था, मान लो क्या वो है ही इटली। तो इटली के लोग भी अपने राजा से परेशान थे। तो वहाँ के लोगों ने जब ये नेपोलियन वहाँ गया तो इसका स्वागत किया कि आइए, आप आइए और हमारे यहाँ भी इसी तरीके का कानून लागू कीजिए ताकि हम लोग भी अच्छे से जी सकें। तो वहाँ के लोगों में प्यार का भावना बढ़ा कि नहीं, एक दूसरे के प्रति प्यार का भावना बढ़ा, इसका सम्मान किया, इसको बुलाया अपने अंदर। लेकिन हाँ, कुछ दिनों के बाद थोड़े से हालात चेंज हुए, उनको समझ में आया कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, नेपोलियन इतना भी अच्छा नहीं है जितना हम लोग मान रहे थे। जर्मनी में भी यही हुआ और देशों में भी यही हुआ ये कि पहले वहाँ उसका खुद का राजा, जैसे हमारे इंडिया में राजा था तो कहाँ का था, इंडिया का ही था, कहीं बाहर का तो नहीं था ना। तो इंडिया का राजा राज करता था, हमें सताए जो भी करे तो लगता था चलो देश का आदमी सता रहा है। लेकिन कोई बाहरी आदमी अगर आके वही काम करने लगे, हमें सताने लगे तो बुरा मान जाते हैं। हम अपने छोटे भाई को खुद मार सकते हैं, कोई और मारे दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यही वाला बात था। तो वहाँ इटली का, जर्मनी का लोग देखा कि पहले हमारा खुद का राजा, हमारा भाई बंधु हम पे राज करता था, हमें जो भी जैसे भी परेशानी देता था चलो कोई नहीं, लेकिन हमारा अपना आदमी था। अब ये फ्रांसीसी लोग, फ्रेंच लोग आया और हम पे शासन कर रहा है, तो ये तो बड़ा गलत बात है। तो उन लोगों ने ये सोचना स्टार्ट किया कि हम लोग किसी भी तरीके से ये फ्रेंच लोगों को भगा दें। तो एक अकेला इंसान तो भगा नहीं सकता है, लोग इकट्ठा होने लगा। नेपोलियन के विरुद्ध क्या होने लगा, यूनिटी बनने लगा लोगों में। और जब यूनिटी बने और देश के बारे में कोई इंसान सोचे, यानी कि उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है। ठीक है, तो नेपोलियन के डर से बहुत से लोगों में, बहुत से देशों में राष्ट्रवाद का भावना पनपा कि नेपोलियन हमारे यहाँ अधिकार न कर ले, हमारे यहाँ कब्जा न कर ले। इसके लिए वो लोग यूनाइट होने लगे। जैसे जर्मनी जो था वो तकरीबन 40 छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, वो 40 आपस में लड़ते रहते थे। जब बात आया नेपोलियन आ रहा है कब्जा करने, तो वो 40 एक हो गए। तो राष्ट्रवाद का भावना पनपा कि नहीं पनपा। तो इस तरीके से नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रसार में अपना बहुत लंबा चौड़ा योगदान दिया। तो नेपोलियन तो बड़ा अच्छा आदमी है, तो ऐसा नहीं है। नेपोलियन ने बहुत से बुरे काम भी किए, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें बहुत से जाने गईं। तो नेपोलियन के बारे में हमें इतना नहीं पढ़ना था, हमें इतना ही पढ़ना था जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर सेकंड पार्ट चाहते हैं तो सच में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं उतना ही पार्ट इसके बनाता चला जाऊँगा। थैंक यू।